नमस्कार दोस्तों, आज से हम कोशिश करेंगे नर्सिंग रोल को समझने में। एज अ नर्स हम हेल्थ केयर सेटअप में किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, नर्स कहने में एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हमें पता है कि हम डेली लिविंग में, हम अपने दोस्तों की लाइफ में, हम एक सोशल लाइफ में, हम हेल्थ केयर सेटअप में, हम हॉस्पिटल में, हम अपने पेशेंट्स की लाइफ में किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम हेल्थ केयर सेटअप में एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। हम एज अ काउंसलर, एज अ एजुकेटर, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने पेशेंट्स की वेलबींग को हम प्रमोट करें, हम उनकी हेल्थ को प्रमोट करें। और हम कोशिश करते हैं कि जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है प्रॉब्लम्स के साथ, इलनेस के साथ, डिफरेंट एंजाइटीज़ के साथ, और जब वो डिस्चार्ज जाए तो एक स्माइल के साथ जाए, और उनकी वो स्माइल हमारी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन का काम करते हैं। हमें पता है दोस्तों कि हमारी जो शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे जो नाइट ड्यूटीज़ होते हैं, हमारे जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, और एट अ स्ट्रेच हम कंटिन्यूस काम करते हैं। लेकिन अपने ड्यूटी आवर्स की परवाह ना करते हुए हम पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करने में हम अपनी तरफ से कोई भी कसर ना छोड़ें। नर्स के क्या रोल है? नर्स के सोसाइटी में बहुत सारे रोल हैं, और इन डिफरेंट रोल में एक नर्स, एक एजुकेटर, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक सपोर्ट सिस्टम, एक हेल्थ प्रमोटर, और एज अ बैकबोन वो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देती है कि वो अपने पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करें। आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेके हम अपने आसपास के लोगों की वेलबींग में हम जो है उनको प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोविड की जो सिचुएशन हुई थी, जो वो भी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। रेस्पिरेटरी मतलब जिससे लोगों को सांस में दिक्कत हुई थी, और जिसके वजह से लोगों में एक दहशत का माहौल फैल गया था। लोगों अपनी हेल्थ को लेके इतने कॉन्शियस हो गए थे, और वाकई में कोविड जो इलनेस थी उसने लोगों की लाइफ पे बहुत अफेक्ट डाला था। आज से हम डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन हम कवर करेंगे। एंड एक होती है दोस्तों बुकिश नॉलेज, और एक होते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बुकिश नॉलेज की हम बात करें, हम जस्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम रट्टाफिकेशन मार रहे हैं और हम उसे लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आज से कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे डेली एक्सपीरियंस हैं, जो पेशेंट्स से जो हमें साइन एंड सिम्टम्स, जो उनकी हिस्ट्री से हमें पता चलता है, उनको हम अपनी नॉलेज में, इन नोट्स में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी अगर शेयर करना है, कुछ भी अगर आपको कमी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। आज जो हम फर्स्ट कवर करेंगे, अस्थमा। अस्थमा दोस्तों बेसिकली क्या है? अस्थमा एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, एंड इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, इसकी मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट कवर करेंगे एंड नर्सिंग मैनेजमेंट कवर करेंगे। बेसिकली ये कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है? आपको पता है ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं: कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। फर्स्ट जो हम कवर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है लंग एक वाइटल ऑर्गन होता है। जिस तरह से आरओ, आपको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, वो क्या करता है? वाटर को प्योरीफाई करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एक प्योरीफायर का काम करते हैं। वो हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। उसके अंदर से जो विशुद्ध जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर एक्सहेल करते हैं, और जो फ्रेश जो ऑक्सीजन है उसको वो इनहेल करते हैं। अगर लंग में कोई भी इन्फेक्शन होता है, अगर लंग में कोई भी डिजीज़ कंडीशन आती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आपको पता है
ह्यूमन बॉडी के अंदर एक लेफ्ट लंग है एंड दिस इज राइट लंग। इस लंग्स के अंदर दिस इज ट्रैकिया, ये हमारा एयरवे सिस्टम है, ये हमारे डिफरेंट ब्रोंकी हैं, ये ट्री हैं। जिस तरह से ट्री की ब्रांचेज होती हैं इसी तरह से ये हमारा ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया की ये हमारी ब्रांचेज है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ये हमारा कार्डियक नोच है जहाँ पे हमारा हार्ट होता है। ये हमारी लेफ्ट इंफीरियर लोब है, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब लंग का अपर पार्ट, सो दिस इज सुपीरियर लोब। ये हमारे लंग का लोअर पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंफीरियर लोब। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट मीन्स बॉडी के लेफ्ट पार्ट में दैट इज लेफ्ट लोब, एंड बॉडी के राइट पार्ट में मीन्स राइट लोब। सो एंड दिस इज डायफ्राम जो हमारे लंग्स के बिलो होता है। जब भी हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो ये डायफ्राम एक्सपेंड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ द लंग। सो हम जो फर्स्ट अब कवर कर रहे हैं अबाउट अस्थमा। अस्थमा क्या है? अगर हम एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अस्थमा एक हमारी ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। हम बॉडी में हमारा ट्रैकिया होता है, एक जैसे हमारी एक फूड पाइप होती है ईसोफेगस, ऐसे हमारी एक एयरवे की पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाती है। अब अस्थमा क्या है दोस्तों? अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे दैट कॉजेज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, म्यूकोजल एडिमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारा एयरवे होता है, जो हमने ट्रैकिया देखा था, जो हमारा एयरवे था, उसमें बेसिकली स्वेलिंग हो जाती है। अब कोई भी इन्फेक्शन होगा, सपोज कोई ट्रिगर हुआ, कोई हमारा ट्रिगर है, उसने कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई डस्ट है, कोई एलर्जेंट है, उसने एयरवे में जाके इन्फेक्शन कॉज किया जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट हुई। इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारा एयरवे है वो हाइपर रिस्पोंड करता है और उसकी वजह से वहाँ पे म्यूकोजल एडिमा होता है एंड म्यूकस प्रोडक्शन में सेक्रेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अस्थमा किस एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है। बेसिकली ये बच्चों में ज़्यादा होता है और ये हमारे लाइफ में किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकता है। जीरियाट्रिक ग्रुप और चाइल्डहुड इसके जो मेन एज ग्रुप हैं जिनमें ये कॉमन होता है। नेक्स्ट है अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच योर एयरवे नैरो एंड स्वेल प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस। दिस कैन मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट एंड ट्रिगर कफिंग, अ whistling साउंड, wheezing when you breathe out and shortness of breath। सो उससे पहले हम समझेंगे दोस्तों, जैसे ये हमारा लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा राइट लंग हो गया एंड ये हमारा एयरवे है। सो नॉर्मल एयरवे में क्या होता है, ये हमारे एयरवे वॉल्स हैं एंड दीज आर द एयरवे मसल्स। तो जब हम सांस लेते हैं, हमारा एक जो नॉर्मल पर्सन है उसमें हमारा एयरवे ऐसे रहता है। लेकिन जब भी अस्थमा की कंडीशन क्रिएट होती है, अस्थमा के जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसमें ये जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो जाता है। नैरो मीन्स उसका जो रास्ता है वो भीड़ा हो जाता है और ये जो हमारी मसल्स हैं ये टाइटेंड हो जाते हैं। सपोज अब यहाँ पे कफिंग हुआ, सिक्रीशंस ज़्यादा हुआ, अब वो सिक्रीशंस जो हैं वो ब्लॉक करेंगी, वो इसको नैरो बना देंगी और यहाँ पे म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और ये जो आसपास का एरिया है ये स्वेल हो जाएगा, ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ से जो एयर है, जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा और एयर इजीली पास नहीं होगी जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होंगी। नाउ अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि कोई भी जो डिजीज़ है वो किस तरह से बॉडी के अंदर जाके अफेक्ट करती है। सपोज फर्स्ट आए हमारे ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर वो कुछ भी हो सकते हैं, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एनी एलर्जेंट, एनी वायरस, एनी कोल्ड, इरिटेंट्स और एक्सरसाइजेस। ये जो ट्रिगर फैक्टर हैं ये हमारे बॉडी में एयरवे को इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। सपोज कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो हमारे एयरवे ट्रैक्ट में गया, उसने वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज की। इन्फ्लामेशन की वजह से जो म्यूकस है
वो सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, जो हमारे एयरवे की मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स हैं ब्रोंकियल मेम्ब्रेन्स में भी स्वेलिंग आ जाएगी। अब इन 3 कंडीशंस की वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्रीदिंग पैसेज है वो क्या हो जाएगा, नैरो। अब नैरो होने की वजह से पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पेशेंट को विजिंग हो सकती है। विजिंग क्या होता है, जैसे विसल होती है ऐसे पेशेंट के अंदर से विसल की साउंड आती है। अगर आप ऑस्कल्टेट करके देखेंगे लंग्स को तो पेशेंट जो है आप विजिंग की साउंड को फील कर सकते हैं। पेशेंट को कफ हो सकता है। अब हमारा अगर मान लो ब्रीदिंग पैसेज ब्लॉक हो गया, नैरो हो गया, तो क्या होगा, कफ होगा, सिक्रीशंस बढ़ेंगी जिसकी वजह से भी क्या होगा, कफ होगा। अब अगर कफ मान लो कंटिन्यूस आ रहा है तो जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अब सिक्रीशंस ज़्यादा है, वीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन भी फील होगा, पेशेंट को टाइटनेस फील होगी। सो ये थी हमारी अस्थमा की कंडीशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट आर द एलर्जेंट्स। एलर्जेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, सपोज हमारे एनवायरनमेंट में पॉलन्स होते हैं, डस्ट होती है, मोल्ड्स होते हैं, कॉकरोच एलर्जेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंट। पॉलन्स मीन्स कोई भी पार्टिकल, कोई भी जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी लाइक फैदर होता है, हमारे ब्लैंकेट्स में भी कुछ फैदर्स होते हैं, तो ये एक एलर्जेंट का काम करते हैं। टोबैको स्मोकिंग भी एक फैक्टर है। टोबैको मीन्स कुछ जो एक्टिव स्मोकर होते हैं, और पैसिव स्मोकर कौन से होते हैं, सपोज हम स्मोकिंग कर नहीं रहे लेकिन हम उस पर्सन के पास है जो स्मोकिंग कर रहा है और जिसकी वजह से वो स्मोक जो है हमारे एयरवे में एंट्री कर रहा है, तो वो भी एक एलर्जेंट का काम करता है। नेक्स्ट, कोई हार्ड एक्टिविटी है, कोई एक्सरसाइजेज है जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आपका जो अस्थमा की जो कंडीशन है वो वर्स होती है। कोल्ड एयर है, कोल्ड वेदर है, विंड है, रेन है, सडन चेंज इन वेदर, ये सारी जो कंडीशंस हैं जिन पेशेंट्स में जो है अस्थमा की कंडीशन है, इनकी वजह से अस्थमा की कंडीशन वर्स हो सकती है। कोई मेडिकेशन है, कई बार कुछ पेशेंट्स में कुछ मेडिसिन की वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इरिटेंट्स हैं, इवन पेंट और फ्यूम्स, आप देखोगे पेंट की वजह से भी कुछ पेशेंट में जो है कोल्ड हो जाता है, नोज ब्लॉक हो जाता है एंड अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। एरोसोल स्प्रे है, परफ्यूम्स है, इवन परफ्यूम आप देखोगे कई बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है आरटीआई, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फ्लू, कॉमन कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कई बार पेशेंट इमोशनली स्ट्रेस होता है, पेशेंट को एंजाइटी होता है और इसकी वजह से भी पेशेंट में अस्थमा अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे पेंट की कोई शॉप है, तो वहाँ पर भी उन लोगों में भी अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉजेज। कॉजेज मतलब कौन कौन से लोग प्रोन होते हैं अस्थमा के, या फिर किस किस वजह से पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर, सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर, थर्ड इज डाइटरी चेंजेस, फोर्थ लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, मेडिकल कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स। जेनेटिक फैक्टर, सपोज किसी के ग्रैंड पेरेंट में या पेरेंट्स में अस्थमा की कंडीशन थी तो आगे चांसेस होते हैं कि वो बच्चों में भी अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। सम एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रेन, विंड, इनकी वजह से भी अस्थमा की कंडीशन वर्स हो सकती है। डाइटरी चेंजेस मीन कुछ ठंडी चीज़ें हैं, ठंडे खाद्य पदार्थ हैं जिसकी वजह से भी जो है अस्थमा की कंडीशन बच्चों में या फिर बड़ों में वर्स हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस मीन्स ओबेसिटी क्रिएट हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से भी अस्थमा की कंडीशन वर्स हो सकती है। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशन लाइक सम हार्ट कंडीशंस और एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो अस्थमा को एग्रीवेट कर सकता है। एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये हमने पढ़ा था लाइक कुछ जो लोग हैं केमिकल फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनमें भी अस्थमा की कंडीशन एग्रीवेट हो सकती है। अब है रिस्क फैक्टर हमने पढ़ा है ओबेसिटी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लो बर्थ वेट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड।
अब इनमें आता है एक लो बर्थ वेट, मीन्स जो बच्चे जिनका वजन 2.5 से कम होता है, सपोज 1.5 kg जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वो बच्चे आगे जाके प्रोन होते हैं कि उनमें अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अस्थमा। टाइप्स ऑफ अस्थमा मीन्स आप देखोगे वन इज एक्यूट अस्थमा एंड वन इज क्रॉनिक अस्थमा। एक्यूट अस्थमा क्या है कि पेशेंट जो है फ्रेशली डिटेक्टेड है, पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स हैं अभी डेवलप हुए हैं, दैट इज एक्यूट अस्थमा। एंड क्रॉनिक मीन्स पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम से वो डिजीज है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक अस्थमा। एंड इसमें और भी टाइप्स अस्थमा के लाइक एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, मतलब किसी को अस्थमा एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, किसी को कफ इंड्यूस भी हो सकता है, किसी को ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी हो सकता है, एंड स्टेरॉयड रेजिस्टेंट अस्थमा भी हो सकता है। सो इनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स कोई भी पेशेंट सपोज साइनम सिम्टम्स के साथ आ रहा है, हमारे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कुछ डायग्नोसिस जो हमारे ये टेस्ट होंगे जिसकी वजह से हम पता लगाएंगे कि वेदर पेशेंट इज अस्थमेटिक और नॉट। सो फर्स्ट इज पीएफटी। पीएफटी इज पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, सेकेंड स्पायरोमेट्री, थर्ड लंग फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट इस्नोफिल काउंट जिसमें हम चेक करेंगे, एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एंड चेस्ट एक्सरे। सपोज हमारे पास पेशेंट आया ओपीडी बेसिस पे या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या वार्ड में, तो हम पेशेंट में क्या क्या चेक करेंगे। पेशेंट हमारे पास आया है तो हम पीएफटी पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, इसमें हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसमें हम पेशेंट को फुल फोर्स के साथ एक्सेल करने के लिए बोलते हैं, और जिससे हमें पेशेंट का जो लंग की जो कैपेसिटी है वो पता चलती है कि पेशेंट में अगर अस्थमा की कंडीशन है तो पेशेंट का जो लंग है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। सेकेंड इज स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में भी हम पेशेंट को फुल फोर्स के साथ इनहेल और एक्सहेल करने के लिए बोलते हैं, जिससे हमें लंग के जो कैपेसिटी है उसका पता लगता है। थर्ड इज लंग फंक्शन टेस्ट। लंग को जो है लंग फंक्शन टेस्ट हम इसमें भी करते हैं, सब ब्लड टेस्ट करते हैं। अगर हम किसी में अस्थमेटिक कंडीशन है तो उसमें इस्नोफिल काउंट रेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस में क्या है, हम बेसिकली इसमें CO2 और O2 का जो कंसंट्रेशन है हम ब्लड में वो चेक करते हैं। अगर हमारी बॉडी में अगर CO2 का लेवल ज़्यादा है तो जिसकी वजह से पेशेंट हाइपरवेंटिलेशन में जा सकता है, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। एक्सरे से भी हमें पता लग सकता है कि पेशेंट का जो लंग है वो कितना अफेक्टेड है। सो नेक्स्ट है दोस्तों कि साइन एंड सिम्टम्स। अब होते हैं पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स। हम बोलेंगे ये तो सेम चीज़ है, नहीं। कुछ जो साइंस होते हैं वो हम पेशेंट में देखते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट्स आपको बताएगा कि वो क्या फील कर रहा है। अब सपोज आपके पास पेशेंट आया ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ, आप पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करोगे, पेशेंट साइनोज्ड है या नहीं है, पेशेंट के अंदर टैकिपनिया है या टैकिकार्डिया है, तो एक तरह से ये आते हैं पेशेंट के साइंस। पेशेंट साइनोज्ड है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ये एक तरह से पेशेंट के साइन है। सिम्टम्स मीन्स पेशेंट आपको क्या बता रहा है, पेशेंट क्या फील कर रहा है। पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस हो रही है, पेशेंट को जो है चेस्ट पेन हो रहा है, तो इस कफ हो रहा है, पेशेंट की कफ रुक नहीं रही है, तो इनको आप जो है कैटेगराइज कर सकते हो। नाउ जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में, अस्थमा पेशेंट में, कफिंग स्पेशली वो नाइट में इंक्रीज होगी, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, पेन, प्रेशर। नाउ फर्स्ट आते हैं हमारे अर्ली वार्निंग साइन। सपोज कोई पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, तो हमें हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अर्ली वार्निंग साइन क्या होते हैं पेशेंट के अंदर। पेशेंट को फ्रीक्वेंट कफ होगा, लूजिंग योर ब्रेथ इजीली, फीलिंग वेरी टायर्ड और वीक व्हेन एक्सरसाइजिंग, वीजिंग, साइन ऑफ अ कोल्ड। यूआरटीआई वाले जो पेशेंट हैं, स्नीजिंग, रनिंग नोज है, कंटिन्यूअस कफ हो रहा है, पेशेंट को कंजेशन हो रहा है, पेशेंट को कंटिन्यूअस सोर थ्रोट हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं, अर्ली वार्निंग साइन है ये अस्थमेटिक पेशेंट के। पेशेंट को स्लीपिंग में ट्रबल हो रहा है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है नाइट में, तो ये भी एक तरह से अस्थमा के वार्निंग साइन है। नाउ द सिम्टम्स ऑफ वर्सनिंग अस्थमा।
अब ये थे हमारे अर्ली वार्निंग साइन। अब अगर मान लो किसी में अस्थमा जो है वो वर्स हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? फर्स्ट, कफ वॉन्ट गो अवे। अगर आप कफ सिरप भी दे रहे हैं तब भी जो है पेशेंट के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा, पेशेंट की कफ जो है डे और नाइट कंटिन्यूस रहेगा। पेशेंट के अंदर विजिंग का साउंड होगा, विसल, जब पेशेंट इनहेल करेगा एक्सहेल करेगा तो कंटिन्यूस विजिंग की साउंड होगी। अब सिक्रीशंस ज़्यादा है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ऑब्वियसली पेशेंट के जो चेस्ट में टाइटनेस होगी, पेशेंट को चेस्ट पेन फील होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अब पेशेंट में टैकीकार्डिया है, टैकीपनिया है, पेशेंट छोटे छोटे सांस ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट है पुअर रिस्पॉन्स टू मेडिसिन। आप पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दे रहे हो, पेशेंट को नेबुलाइज कर रहे हो, पेशेंट को इनहेलर दे रहे हो, लेकिन पेशेंट उस चीज़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, इट मीन्स दे आर द वर्सनिंग साइंस ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट आते हैं सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स मीन्स पेशेंट ऐसी कंडीशन जो स्टेटस अस्थमेटिकस की तरफ पेशेंट को लेके जाती है, लाइक सीवियर वीजिंग, वीजिंग विल बी कंटिन्यू। नेक्स्ट इज द कफिंग कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज द वेरी रैपिड ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, प्रेशर, टाइटन चेस्ट मसल्स, डिफिकल्टी इन टॉकिंग। अब आप देखोगे कि आप बोलोगे ये वाले जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये तो पहले भी थे, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? सीवियर विजिंग होगा, आप दूर से ही पेशेंट की जो ब्रीदिंग पैटर्न है आप देखोगे, पेशेंट छोटे छोटे सांस ले रहा है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, पेशेंट की हार्ट बीट तेज हो रही है, पेशेंट जो है लंबे मतलब छोटे छोटे सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, पेशेंट जो है लगातार उसको कफ हो रही है, पेशेंट को बात करते हुए दिक्कत हो रही है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, पेशेंट को जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसकी चेस्ट जैसे स्क्वीज हो रहा है, कुछ भारी सा पत्थर उसकी चेस्ट पे रखा हुआ है, और पेशेंट को इतनी एंजाइटी होगी, पेशेंट पैनिक कंडीशन में होगा, पेशेंट को इतना स्वेटिंग होगा, पेशेंट पेल लुक आपको दिखाई देगा, इवन साइनोस्ड भी हो सकता है, पेशेंट के जो लिप्स हैं, पेशेंट के जो फिंगर नेल हैं वो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, चोकिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं पेशेंट को वर्सनिंग की तरफ लेके जाते हैं, स्टेटस अस्थमेटिकस की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन बेसिकली कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है, सपोज अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, अगर मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक स्टेटस अस्थमेटिकस दैट कैन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और दैट कैन लीड टू डेथ। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है। नेक्स्ट इज द निमोनिया, पेशेंट में निमोनिया डेवलप हो सकता है अगर हमने अस्थमा को कंट्रोल नहीं किया तो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे फर्स्ट आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम पेशेंट्स को मेडिकेशन देते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें हमारे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एडिनर्जिक एजेंट्स आते हैं एंड हमारे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स आते हैं। हम पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं, हम इप्रावेंट यूज़ करते हैं, हम ब्यूडोकोड यूज़ करते हैं, आपने ब्यूडोसोनाइड रेस्प्यूल देखे होंगे, तो हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट नेबुलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस हैं, जो पेशेंट का जो ब्रोंकई है वो डायलेट होने में हेल्प होता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है सिम्टम्स में। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये सिक्रीशंस को रिड्यूस करेंगे, अगर सिक्रीशन रिड्यूस हो गए तो जो हमारा एयरवे पैसेज है वो मतलब ब्लॉक नहीं होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी एंड धीरे धीरे पेशेंट को जो है ब्रीदिंग पैटर्न में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, जो हमारे एयरवे फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। हमारे जो अस्थमा की जो मेडिसिन हैं उसमें भी हमारी दो तरह की आती हैं, एक तो जो क्विक रिलीफ देती हैं और एक हमारे जो अस्थमा को लॉन्ग टर्म कंट्रोल करती हैं। सो ये था हमारा मैनेजमेंट पार्ट। नाउ इसमें हमारे दो चीज़ें आते हैं, आप देखना कि जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी हमारा मेन पार्ट रोल प्ले करता है। सपोज़ आपके पास कोई पेशेंट आया है वार्ड में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या ओपीडी में, तो आप क्या करेंगे? आपका फर्स्ट जो रोल है वो क्या होगा? आप पेशेंट आया, पेशेंट के वाइटल्स चेक करोगे, आप पेशेंट का बीपी, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया आप पेशेंट में चेक करोगे, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल आप चेक करोगे, सैचुरेशन चेक करोगे, आप लंग को ऑस्कल्टेट करोगे, विजिंग के लिए आप पेशेंट को असेस करेंगे,
पेशेंट आप ये देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है। अगर SpO2 बिलो 90 है, इट मीन्स पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पेशेंट को आप अपराइट पोजीशन में आप रखेंगे एंड पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है आप वो एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद आप ABG भी करेंगे, जिसमें आप CO2 का लेवल एंड O2 का लेवल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस भी आते हैं। बेस्ड ऑन द नर्सिंग जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस है। फर्स्ट, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। अगर पेशेंट में सिक्रीशंस ज़्यादा हैं, पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन